सभी साथियों को स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो पिछला टॉपिक संसद था और आगे देखते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, ठीक है। तो ये आपातकाल से संबंधित है, आपातकालीन उपबंध, और देखते इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बस ज्यादा 15 से 20 मिनट का टॉपिक रहेगा, तो आप सभी कंटिन्यू कॉन्शियस होकर ध्यान देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार कॉन्शियस हो जाएंगे तो इससे बाहर एग्जाम में नॉर्मली जो है नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए संविधान के भाग बात करते हैं, किस भाग में जो है आपातकालीन आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। तो भाग 18 में बताया गया है। किन अनुच्छेदों में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। तो भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं संविधान का वह प्रावधान जो केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने हेतु सक्षम बनाता है। अगर कोई भी केंद्र में असामान्य स्थिति जब आती है तो उसको प्रभावी रूप से निपटने में हेतु सक्षम बनाता है, वही है, उसी को आपातकालीन प्रावधान बोला जाता है। ये आपातकालीन प्रावधान का मतलब यही होता है कि अगर केंद्र जो है किसी असामान्य स्थिति से जूझ रहा है, उस स्थिति में जो है उसे प्रभावी रूप से निपटने हेतु सक्षम बनाने के लिए जो है आपातकालीन प्रावधान जो है किया गया है संविधान में। आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत सरकार का जो है यह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। यानी राज्य की रक्षा करने का जो है यह भी भारत सरकार का दायित्व है, जो अनुच्छेद 355 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। यह अनुच्छेद 355 में है। आगे है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो जो है राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन को, यानी मौलिक अधिकार जो लागू रहता है व्यक्ति का, तो उसको स्थगित कर सकते हैं। वो आर्टिकल जो है 359 के अकॉर्डिंग जो है उसे स्थगित कर सकते हैं। आगे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। तो 3 प्रकार का आपात के बारे में बताया गया है, जो कि 352, 56 और 360 है, जो कि राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये तीनों है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे किस अनुच्छेद के तहत जो है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग। और यह 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वह राष्ट्रपति कर सकते हैं और इसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल शब्द पूछा जाता है एग्जाम में कि मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मात्र एक जगह है मंत्रिमंडल, जो कि अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। आगे बात करते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर जो है राष्ट्रपति शासन या फिर आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग, सॉरी 356 के अकॉर्डिंग होगा, ये 256 लिखा गया है, 356 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 में। और ये आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और ये वित्तीय आपात की यदि हम बात करते हैं तो वित्तीय आपात जो है यह यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो यानी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो आपातकाल की घोषणा यानी 352 किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल को क्या कहा जाता है। यानी युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर जो घोषित आपातकाल को बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं, बाह्य आपातकाल के रूप में जानते हैं। आगे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो घोषित होता है उसको आंतरिक आपातकाल बोला जाता है। यानी बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल में अंतर समझ रहे होंगे कि जब युद्ध या फिर कोई बाह्य आक्रमण के आधार पर जब आपातकाल की घोषणा होती है उसे बाह्य आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसे आंतरिक आपातकाल बोला जाता है, यानी इसी को बदला गया है। आगे मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के जो है तीसरे आधार के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मूल संविधान में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में जो है आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आंतरिक गड़बड़ी शब्द का
प्रयोग किया गया था। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित कर दिया गया था? यानी पहले जो है आंतरिक गड़बड़ी था और इसी को बदलकर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। जो क्या में संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है आंतरिक गड़बड़ी के शब्द यानी शब्द को विस्थापित करके कौन सा शब्द, सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। यानी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है, वह जो है 42वें संविधान 1976 के तहत। आगे किस संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल को जो है न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है। यह 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, क्या 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है और इसे जो है आगे चल के जो है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसे शामिल कर लिया गया। आगे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद आपातकाल कितने समय तक जारी रहता है? यानी संसद से के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जो है आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है? तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक जारी रह सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा होने पर किस अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? अगर अनुच्छेद 352 अगर लागू होता है यानी आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 जो है अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग जो है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। यानी अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार प्रावधान यानी जो किया गया है वो अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग। ये पूछा कई बार एग्जाम में पूछा गया और कंफ्यूजन भी होता है कि जब अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो की जाती है उस दौरान जो है मौलिक अधिकार में जो है कौन सा अनुच्छेद के जो है समाप्त हो जाता है? अनुच्छेद 358 के अकॉर्डिंग। तो अनुच्छेद 19 जो है 58 के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाता है और 20-21 जो है अनुच्छेद 359 के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, आगे आपातकाल की घोषणा जारी होने के पश्चात कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है? अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है 1 माह के अंदर यानी 30 दिनों के अंदर अंदर जो है इसे मंजूरी यानी अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है 1 माह के अंदर उसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। और 1971 तथा 75 में घोषित आपातकाल की समाप्ति जो है 1977 में किया गया था एक ही साथ। आगे 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों को पता लगाने हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इंदिरा गांधी का सरकार इसी के कारण जो है गिर जाता है। ये भी तो 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी उसके परिस्थिति को पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? उसका नाम था शाह आयोग। कौन सा आयोग था? शाह आयोग का गठन किया गया था। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने समय के भीतर जो है संसद अनुमोदन आवश्यक है? तो संसद का अनुमोदन जो है 2 माह के भीतर आवश्यक होता है। यानी अनुच्छेद 356 और 360 दोनों यदि लागू किए जाते हैं तो 2 माह के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर अंदर जो है इसे अनुसंसद के दोनों सदन के द्वारा जो है अनुमोदन आवश्यक होता है। और अनुच्छेद 352 लागू होता है उसको जो है 30 दिन के अंदर जो है दोनों सदनों का अनुमोदन। ये ध्यान रखना है 352 30 दिन और बाकी बचा 56 और 360 के लिए जो है कितना दिन? 60 दिन यानी 2 महीना आवश्यक है। 2 महीना के अंदर जो है संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। आगे संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति होने के पश्चात एक बार जब राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि तक जारी रह सकता है? जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है अनुमोदित हो जाती है यानी स्वीकृति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक जो है वैध होता है। कितना? 6 माह तक। आगे प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए। यानी राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए। और कितने मंथ पे इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो प्रत्येक 6 महीने पे जो है संसद की स्वीकृति प्राप्त करके इसे अधिकतम 3 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है। आगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को किसके द्वारा भंग किया जाता है?
तो अगर राष्ट्रपति शासन जब लागू किया जाता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को जो है किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। अगर असामान्य यानी सामान्य स्थिति में जो है राज्यपाल भंग करता है, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जाता है। आगे, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कहां और कब किया गया था, तो पंजाब में किया गया था 1951 में। कब? पंजाब में 1951 में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा और जितने भी आपको जितना लाइन दिख रहा होगा यानी जितना स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, सभी का सभी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आज कभी ना कभी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा में अनुच्छेद 356 के संबंध में किसने कहा था कि यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति रहेगी। क्या कहा था? यह उग्र शक्ति यानी अनुच्छेद 356 जो है यह उग्र शक्ति है, एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। यानी 356 जो है राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, यह जो है एक उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगा और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में, जब कोई विकल्प नहीं चलता है तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और यह कथन जो है भीमराव अंबेडकर का है। आगे चलते हैं। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है? ये एसआर बम्बई मामला था जो 1994 में आया था। इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो है राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य होता है। यह एसआर बम्बई मामला जो 1994 में आया था। आगे है, पंजाब में 1987 में लागू राष्ट्रपति शासन किस संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष तक जारी रहा था? आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति शासन को जो है अधिकतम 3 वर्षों के लिए प्रत्येक 6 महीना पे जो है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह 5 वर्ष तक जो है 1987 में लागू रहा था पंजाब में, जो कि क्या में संविधान संशोधन के तहत तो है 68वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है यह 5 वर्षों तक जारी रहा था। आगे, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में रहा है? तो इंदिरा गांधी के काल में 49 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ठीक, कितनी बार? 49 बार राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया गया था। किसके काल में? तो प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी के काल में। और सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन किस राष्ट्रपति के काल में? तो नीलम संजीव रेड्डी के काल में जो है सबसे ज्यादा बार जो है, जो कि 20 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। किनके काल में? नीलम संजीव रेड्डी के काल में। और इंदिरा गांधी के काल में जो है 49 बार, यानी प्रधानमंत्री के रूप में 49 बार, और नीलम संजीव रेड्डी के काल में जो है 20 बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। आगे चलते हैं। अलग अलग अवधियों में सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू करने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो अलग अलग अवधि में जो है सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लागू करने वाला राज्य जो रहा है वो राज्य पंजाब रहा है। आगे, 1990 से 96 के बीच आतंकी गतिविधियों बढ़ने और संवैधानिक व्यवस्था की असफल रहने के कारण लगातार 6 साल तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन, तो जब ये आतंकी गतिविधि की बात करते हैं तो कौन सा राज्य आ जाएगा? जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में लगातार जो है 6 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में, टोटल 10 बार। ठीक है, और इसमें कई राज्य देता है, बहुत सारे जगह का जो है 10-10 बार हो गया है। तो सबसे ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन मणिपुर 10 बार। आगे ही समानता जब राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो समानता जो है राष्ट्रपति शासन गवर्नर के सलाह पर यानी राज्यपाल के सलाह पर जो है लागू किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अधिकतम बताए ही थे 3 वर्ष तक। अगर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक? 3 वर्ष तक। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा जो है किसी राज्य विधानसभा की अवधि जो है किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जाती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात की घोषणा जो है करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वित्तीय आपात की घोषणा जो है करने का अधिकार यह भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? यह भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आगे, भारत में अभी तक कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? तो अभी तक वित्तीय आपातकाल जो है एक बार भी नहीं लगा है। कितनी बार? एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप सभी को क्लियर रहा होगा। इसमें 2-3 बात को ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है और क्या क्या बातें ध्यान रखना है इस चीजों को थोड़ा सा समझा देते हैं, जो एग्जाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। चलिए पहला नंबर की बात करते हैं अनुच्छेद 352।
अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है। अनुच्छेद 352 को जो है जब यह लागू किया जाता है, यह संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है 30 दिन के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है। आगे 356 की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन। यह संसद के दोनों सदनों के भीतर जो है 60 दिनों के अंदर अंदर जो है स्वीकृति प्रदान करना चाहिए। और आगे जो है 360 की बात करते हैं, तो इसे भी संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति जो है 60 दिन के अंदर प्रदान करनी चाहिए। जिसमें से विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और यह जो पूछा जाता है कि एक बार में राष्ट्रपति शासन जो है जब 2 महीना के अंदर जब अनुमोदित किया जाता है, तो एक बार में 6 मंथ के लिए जो है लागू किया जा सकता है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए लागू किया जा सकता है। और प्रत्येक 6 मंथ पे जो है इसे संसद के अनुमोदन के आधार पर जो है अधिकतम कितने समय के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए जो है, अधिकतम 3 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। ठीक है।